एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अनब्रेकेबल मैरी कॉम के बचे हुए पार्ट्स को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैरी कॉम है वो अपने बारे में बताती है, अपने संघर्षों के बारे में बताती है। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कुकिंग, जो कि इसके पिछले वाले पेज में लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, गार्डनिंग, क्लीनिंग द हाउस एंड वेरियस अदर ऑड जॉब्स दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय रूटीन। आगे वो कहती हैं कि अपने पिताजी को मदद करने के अलावा वो जो है खाने बनाना या फिर कपड़े धोना, बागवानी करना, घर को साफ सफाई करना, ये सारे भी उनके अलग अलग काम थे। उनका डेली का रूटीन था, डेली के काम में शामिल था पढ़ाई के अलावा। लुकिंग बैक इट वॉज दैट सस्टेन ट्रायल दैट प्रिपेयर्ड माई बॉडी फॉर बॉक्सिंग। आगे वो कहती हैं कि अगर इन सारी चीज़ों को आज से अगर वो पीछे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि जो वॉशिंग क्लॉथ है या फिर जो गार्डनिंग है या फिर जो अपने पिताजी को खेतों में मदद करती थी, जिनके वजह से उनका क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मदद मिला। किसमें? बॉक्सिंग में। माई स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना कंटिन्यू टू बी माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इवन वेन आई फाइट बिगर अपोनेंट्स इन द रिंग। वो आगे कहती हैं कि उनका जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो है इतने काम करने की वजह से बना रहा, जो उनको क्या करता था, जो अपने से बड़े फाइटर से जब वो रिंग में, यहाँ पे रिंग का मतलब क्या है कि बॉक्सिंग में जो एरिया होता है ना फाइटिंग के लिए, उसको रिंग कहते हैं। तो जब वो फाइट करते थे अपने बड़े वाले अपोनेंट से, तो उनको ये स्टेमिना और स्ट्रेंथ जो है काफ़ी मदद करता था उन सारे लोगों से फाइट करने में। थ्रू दोज डेज दाउ देर वॉज नो टाइम फॉर रिग्रेट्स और कंप्लेंट्स। आगे वो कहती हैं कि उन सालों में वो इन सारी चीज़ों का कभी भी उनको पछतावा नहीं होता था और ना ही वो अपने मम्मी पापा से कभी इस चीज़ का शिकायत करते थे या उनको पछतावा था कि वो क्यों इतना सारा कपड़े धोना या फिर कुकिंग है या फिर जो खेत का काम है वो करते थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको कोई भी पछतावा नहीं था और ना ही कोई शिकायत था। माई पेरेंट्स वर्कड हार्डर देन एनी वन वी न्यू एंड मेड एंडलेस सेक्रीफाइसेस। आगे वो कहती हैं कि उनके जो माता पिता थे वो बाकी जितने लोगों को वो जानती हैं उतने लोगों में से जो उनके माता पिता थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते थे और उन्होंने बहुत सारे त्याग किया था, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिया था। अप्पा फॉर इंस्टेंस वाज अ विलेज रेसलिंग चैम्पियन इन हिज यूथ। अब आगे वो बताती हैं कि अप्पा मतलब उनके जो पिताजी जो थे वो एक समय अपने गांव के चैम्पियन थे। किसमें? रेसलिंग में, जब वो युवावस्था में थे, यूथ में थे। बट विद अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रन टू सपोर्ट ही हैड नो टाइम फॉर दैट सॉर्ट ऑफ लीजर। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे आ गए, तब उनके पास इन सारे चीज़ों के लिए समय नहीं था। अनु टू स्पेंड ऑल हर वेकिंग आवर्स वर्किंग, वीविंग, गार्डनिंग, हेल्पिंग इन द फील्ड्स। आगे वो बताती हैं कि अनु मतलब उनकी जो माँ है, वो उनका भी समय जो है, पूरा समय जो था वो काम करने में ही बीतता था। वीविंग मतलब बुनना होता है, वो बुनने का काम करती थी, ऊन बुनने का काम करती थी, स्वेटर बुनने का काम करती थी, गार्डनिंग करती थी और खेतों में भी मदद करती थी। सी सोल्ड सॉल्स सी वो टू पे आवर स्कूल फीस। वो क्या करती थी? सॉल्स मतलब होता है चादर, जो ओढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उन चादरों को वो बुनती थी ताकि उनसे वो पैसे इकट्ठा करके मैरी कॉम का स्कूल का फी जमा कर पाएँ। ऑल आवर वेजिटेबल्स केम फ्रॉम हर किचन गार्डन एंड वट एवर वॉज लेफ्ट ओवर वॉज सोल्ड इन द मार्केट। अब आगे वो बताती हैं कि जितने भी वेजिटेबल्स उनके किचन में बनते थे वो सारे के सारे जो है उनके घर में आते थे। जितने वेजिटेबल्स वो सारे के सारे अनु के गार्डन से आते थे, किचन गार्डन से आते थे। अनु मतलब उनकी माँ अनु कहा जा रहा है और अनु कहा गया है। तो वो बताती हैं कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं ना, उनकी माँ के किचन गार्डन से ही आते थे और जो कुछ भी बच जाता था उसको मार्केट में क्या कर दिया जाता था? सेल कर दिया जाता था। इट्स अनदर मैटर दैट एट द एंड ऑफ ऑल दिस वी कुड नॉट ऑलवेज पे आवर स्कूल फीस ऑन टाइम, समथिंग दैट एम्बेरेस्ड एज ग्रेटली। आगे वो बताती हैं कि ये अलग बात है कि इतना मेहनत के बावजूद भी उनका जब फीस देने का टाइम आता था तब उनके पास उनके फैमिली के पास, उनके माता पिता के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे और ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील होता था, शर्मिंदगी महसूस होता था। ऐसा सबके साथ होता है कि जब कभी भी स्कूल में या फिर कहीं भी जब फीस के लिए किसी को बाहर निकाला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग लगता है। तो इन द सेम वे जो मैरी कॉम है वही बात वो कह रही हैं। वी वर नॉट अलाउड टू इंटर द क्लासरूम और सिट फॉर एग्जाम्स व्हेन दिस हैपेंड। अब आगे वो बताती हैं कि जब क्लासरूम में इंटर करते थे, उनको अधिकतर समय क्या होता था, जब वो फीस नहीं जमा कर पाते थे टाइम पे, तो उनको क्लास से या तो बाहर निकाल दिया जाता था या फिर तो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाता था। अनु ट्राइड हर बेस्ट टू सेव अस दीज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, सेविंग एंड स्क्रिम्पिंग एज मच एज सी कुड, गॉड फेयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, माई मदर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई नो। आगे वो बताती हैं कि उनकी जो माँ है वो हर संभव कोशिश करती थी कि वो मैरी कॉम को इस दुखद अनुभव से बचा सके, जितना ज़्यादा हो सके, जितना वो मेहनत कर सकती थी। आगे वो कहती हैं कि गॉड फेयरिंग एंड हार्ड वर्किंग माई मदर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई नो। वो आगे बताती हैं कि गॉड फेयरिंग मतलब जो भगवान पे फेथ रखता है, कि जो भगवान पे फेथ रखने वाला और काफ़ी कठिन परिश्रम या मेहनत करने वाला, उनकी माँ जो थी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थी जिनको वो जानती थी। नाइट फॉल्स अर्ली इन द ईस्ट जस्ट एज डॉन अराइव्स अर्ली। आगे वो बताती हैं कि वहाँ
चूँकि जो ईस्ट में रहते थे ना, तो वहाँ ईस्ट के लोगों को क्या होता है ना, जो ईस्ट इंडियन है, मतलब ब्रिटिश वाले नहीं, मतलब इंडिया के जो ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, वहाँ क्या होता है कि शाम बहुत जल्दी हो जाता है। वही वो आगे बता रहे हैं कि वहाँ क्या होता था, शाम जो है बहुत जल्दी हो जाता था। इट इज़ ओनली आफ्टर डिनर, और ये कब, मतलब इट इज़ ओनली आफ्टर डिनर व्हेन इट्स पैस डार्क आउटसाइड एंड नॉट कंड्यूसिव टू वर्क दैट माई पेरेंट्स वुड सिट डाउन एंड रिलैक्स। आगे वो कहती हैं कि इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता था कि डिनर के बाद भी मतलब वो बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते थे, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, और इसलिए वो लोग बैठकर आराम करते थे। देयर वॉज नो टेलीविज़न इन द विलेज देन, और आगे वो बताती हैं कि तब उस समय जो है गांव में कोई भी टेलीविज़न नहीं था। वी सर्टेनली कुड नॉट अफोर्ड वन, वो आगे वो कहती हैं कि हम लोग निश्चित रूप से उसको क्या नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मतलब ख़रीद नहीं सकते थे। सो अप्पा वुड आस्क मी टू रोल आउट द मैट एंड स्टडी, और इसलिए जो है वो उनके जो अप्पा हैं वो क्या कहते थे कि चलो चटाई बिछा के पढ़ो। आई वुड बी बोन टायर्ड बट दिस वॉज द ओनली टाइम आई कुड कैच अप ऑन होमवर्क एंड अदर असाइनमेंट्स। आगे वो कहती हैं बोन टायर्ड मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा थक जाना। सोचो कि जो बच्चा सुबह 3-4 बजे जगा है, वो पहले खेत में काम करने गया, फिर माँ को मदद किया, उसके बाद फिर पूरा पैदल चल के स्कूल गया पहाड़ों पे चढ़ करके, रात में उसकी स्थिति क्या होती होगी। बट फिर भी मैरी कॉम कभी मना नहीं करते, तो वो सीधे चटाई लगा करके पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। वही वो आगे करें कि वो उस समय तक वो बहुत थक जाती थी, बट दिस वॉज द ओनली टाइम आई कुड कैच अप, और आगे इसलिए वो कहती कि लेकिन यही वो समय था जब वो अपना होमवर्क और बाकी सारे असाइनमेंट्स को पूरा करती थी। आई कुड सिट डाउन ऑन द मैट एंड पुल a baton close to me. Candles were expensive, so we used these kerosene lamps made from used bottles and cotton wicks. वो बताती हैं कि उस ज़माने में जो था, जो कैंडल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, और इसलिए वो कैंडल्स के जगह पे केरोसिन लैम्प्स का इस्तेमाल करते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा केरोसिन लैम्प्स, लेकिन लालटेन वाला नहीं। वो कैसा होता था, तो केरोसिन लैम्प जो होता था, जैसे सीसी जो होता है ना, मतलब ग्लास बॉटल में एक कॉटन का कपड़ा डाल करके उसमें केरोसिन डाल करके जो जलाया जाता है, जैसे दिया जिसको कहते हैं, एक तो मिट्टी वाला दिया होता है और एक केरोसिन वाला दिया होता है। तो उस तरह का केरोसिन वाला दिया जला करके वो पढ़ने का काम करती थी। दे इमिटेड अ लॉट ऑफ स्मोक एंड ओनली अ वेरी डिम लाइट। आगे वो बताती हैं कि ये जो केरोसिन वाला दिया होता था ना, जो लैंप होता था, अगर किसी बच्चे ने देखा होगा गांव में तो उनको याद होगा कि वो जो दिया जब जलता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो धुआं निकलता है। तो आगे वही वो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता था और बहुत कम लाइट होता था। वन बॉटन वाज इनफ फॉर आवर इंटायर हाउस विच वाज जस्ट वन रूम विद एन अटैच्ड किचन। आगे वो कहती हैं कि उस पूरे घर के लिए, जिसमें सिर्फ एक रूम था, जिसमें अटैच्ड किचन था, उस पूरे घर के लिए सिर्फ एक ही वो लैंप था जिससे कि वो लोग काम करते थे। आई वुड डू माई होमवर्क एज फास्ट एज आई कुड, रीड अ लेसन और टू एंड देन गेट रेडी फॉर बेड। वो आगे कहती हैं कि वो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क, जितना जल्दी वो कर सकती थी उतना जल्दी वो अपना होमवर्क करती थी। उसके बाद 1 या 2 लेसन को पढ़ती थी और फिर जो है वो सोने के लिए रेडी हो जाती थी। द मोमेंट माई हेड टच द पिलो आई वुड फॉल एस्लीप। वो कहती हैं कि जैसे ही उनका सिर जो है तकिए से टच होता था, उनको बहुत गहरी नींद आ जाती थी। इन द मॉर्निंग अप्पा कॉल्ड वेक अप शानहेन यू हैव टू हेल्प मी बिफोर स्कूल। तो जैसे ही सुबह होता था, उनके पिताजी उनको उठाते थे और कहते थे कि चलो तुमको जो है ना स्कूल से पहले क्या करना है, मदद करना है। किसकी मदद करना है? उनके पिताजी की मदद करना है। ये शानहेन नेम जो है उनके पिताजी बुलाया करते थे प्यार से, जिसका मतलब होता है एल्डेस्ट प्रीसियस वन, की जो बड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कीमती होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। तो ये प्यार से उनके पिताजी, मैरी कॉम के पिताजी जो हैं उनको बुलाते थे। तो आप सुबह सुबह जो है मैरी कॉम के पिताजी उनको उठाते थे और कहते थे कि स्कूल से पहले आपको क्या करना है, मदद करना है। आई लॉन्ग टू स्लीप जस्ट अ लिटिल लॉन्गर बट आई ऑलवेज जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड गॉट रेडी फॉर द डे। आगे वो कहती हैं कि हाउ आई लॉन्ग टू स्लीप जस्ट अ लिटिल लॉन्गर। वो बताती हैं कि जब भी वो उठती थी तो उनको लगता था ना कि अभी थोड़े देर पहले ही तो वो सोए हैं और उनको तुरंत उठना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो तुरंत जो है अपने बेड से जंप डाउन मतलब उठ जाती थी और पूरे दिन के लिए तैयार हो जाती थी। इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड वाइल आई वाज्ड अप। आगे वो कहती हैं कि जब वो अपना चेहरा वगैरह धो रही होती थी तब तक जो है वो क्या था, बाहर पूरा अंधेरा ही रहता था। ऑलरेडी आई स्टार्टेड द फायर विद a few dried twigs and while watering one of our few battered pots and pans। आगे वो बताती हैं कि वो जल्दी क्या करती थी, सारी चीज़ें रेडी कर देती थी और आग जलाती थी। ड्राइड ट्विग्स मतलब होता है छोटे छोटे टहनियों के टुकड़े, तो उसको जला करके वो क्या करती थी, पानी को गर्म करती थी। फादर एंड आई हैड अ कप ऑफ टी एंड सेट आउट। और वो पानी गर्म करके उस पर चाय बनाती थी और वो क्या करते थे,
खुद और अपने पिताजी दोनों को जो है वो चाय देते थे। ही रिमाइंडेड मी एंड वेन इट वॉज टाइम फॉर स्कूल आई वुड रश बैक होम, ईट अ हरीड लंच एंड सेट ऑफ। और जब वो काम के लिए चले जाते थे तो फिर उनके पिताजी उनको याद दिलाते थे कि चलो आप घर चले जाओ, स्कूल के लिए समय हो रहा है। तब वो जल्दी से घर आती थी, जल्दी से लंच ले करके जल्दी से वो खाना खाती थी और फिर जो है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती थी। My day used to be rush all the way through. My feet were fast but my hands were even faster trying to cope with work at home and at school. आगे वो बताते हैं कि उनका जो दिन होता था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है रस भरा होता था, काफ़ी ज़्यादा बिजी होता था। वो कहती है कि उनका जो पैर था ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, क्योंकि उनको सुबह उठ करके खेत पे काम करने के लिए जाना था पिताजी के साथ, फिर वहाँ से तुरंत घर और लौट के आना था, फिर स्कूल जाना था। इसलिए वो कहते हैं कि उनका पैर जो थे वो काफ़ी फास्ट थे, लेकिन उनका जो हाथ था वो उससे भी ज़्यादा फास्ट था, मतलब फास्टर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका हाथ ही जो है सारे काम को करने में मदद करता था, चाहे वो घर का हो और चाहे वो स्कूल का हो। By the time I set out for school after helping Appa, my friends would already be on their way there. आगे वो बताते हैं कि जब समय हो जाता था स्कूल जाने के लिए तो उनके पिताजी जो है उनको स्कूल जाने में हेल्प करते थे। आप जब अपने पिताजी का वो मदद कर दिए होते थे, मदद करने के बाद जब घर लौट आते थे, तब जब उनका स्कूल जाने का समय होता था तो जब वो स्कूल जा रहे होते थे तो उनके रास्ते में जो है उनके दोस्त पहले से ही पहुँचे हुए रहते थे, क्योंकि जो मैरी कॉम थी उनको स्कूल जाने में लेट होता था, क्योंकि उनको पहले खेत से आना पड़ता था। तो उनके दोस्त जो हैं वो पहले से ही स्कूल के रास्ते में रहते थे। आई वुड रन एंड कैच अप विद देम, उनको क्या करना होता था, दौड़ करके उनके साथ जाना होता था। दे वुड से टू मी, संगने जियांग यू रन लाइक द विंड। ये चंगने जियांग किनको कहा जा रहा है, तो मैरी कॉम को कहा जा रहा है। या चंगने जियांग कहता कौन था, तो उनके सारे दोस्त कहते थे। वो कहते थे कि संगने जियांग तुम जो हो ना हवा के तरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करते हो। ये सारी बातें मैरी कॉम को उनके दोस्त कहा करते थे। संगने जियांग का मतलब होता है चन, मतलब होता है हाई, नी मतलब होता है वेल्दी, और जांग मतलब होता है अजाइल। अजाइल का मतलब होता है फास्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट। मतलब उनके दोस्त जो है वो कहना चाहते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। The only shoes my parents could afford were made of rubber and they would wear out quickly because of my long trek to school. आगे वो बताती हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी जो शूज़ था जो उनके पिताजी अफोर्ड कर सकते थे, वो किसका बना हुआ था, रबर का बना हुआ था। जनरली जो हम लोग शूज़ पहनते हैं स्कूल शूज़, वो लेदर का बना होता है, और जो लेदर के शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इसलिए जो है मैरी कॉम मेंशन करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक शूज़ था और वो भी किसका था, रबर का था। और वो भी क्या था ना, बहुत जल्दी ही जो है वो फट गया था। क्यों फट गया था, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रैक, मतलब होता है पहाड़ों पे जो चढ़ाई की जाती है उसको ट्रैकिंग कहते हैं। तो चूँकि उनको पहाड़ों पे चढ़ के स्कूल जाना रहता था, जिसके वजह से उनका जो जूता था रबर वाला वो बहुत जल्दी क्या हो चुका था, फट चुका था। बट अनु बिकेम एन एक्सपर्ट एट रिपेयरिंग देम बाय हीटिंग आयरन टोंग्स एंड प्रेसिंग देम टुगेदर ऑन द टीयर टू ज्वाइन द पीसेस। आपने देखा होगा कि जो मोची लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर कहीं फट गया है तो एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का टुकड़ा रख करके उसको गर्म करके फिर क्या करते हैं, चिपका देते हैं। तो इन द सेम वे वो कहती हैं कि जो अनु थी, जो मतलब जो उनकी माँ थी, वो इन सारे कामों में, चिपकाने के कामों में जो एक्सपर्ट थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके दोनों, मतलब जहाँ पे फटा हुआ था ना, तो दोनों उस फटे हुए, जैसे फट जाने के बाद क्या होता है, दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, तो उन दोनों को एक साथ सटा करके और उन्होंने क्या किया, उसको गर्म करके जोड़ दिया। By the time school term was over, the rubber shoes were ready to fall to pieces. अब आगे वो बताते हैं कि जब उनका स्कूल टर्म कंप्लीट होने वाला था तो उनके जो जूते थे वो अब टुकड़ों में फटने लगे थे, मतलब बहुत ही बेकार हो चुके थे। I didn't care that my shoes were patched up और दैट माई यूनिफॉर्म वाज क्रस्ट। वो कहती हैं कि उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उनके जो जूते थे वो पूरी तरह से गंदे हो चुके थे, फट चुके थे, या जो उनका यूनिफॉर्म था पूरी तरह से क्रस्ड हो चुका था। क्रस्ड कहने का मतलब होता है कि जैसे जब कपड़े धोते हैं हम लोग और उसको जो रिंस करते हैं, निचोड़ते हैं, तो निशान पड़ जाता है, तो उस तरह उसको कहते हैं क्रश करना। फिर जब आयरन करते हैं तो वो टाइट हो जाता है। वो ये कहना चाह रही हैं कि ना वो अपने यूनिफॉर्म को सही से आयरन कर पाती थी और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका था, पुराना हो चुका था। फॉर मी स्कूल वॉज अ चांस टू प्ले विद फ्रेंड्स एंड लर्न थिंग्स दैट माई पेरेंट्स कुड नॉट टीच मी। वो बताती हैं कि उनके लिए जो स्कूल था क्या था, एक खेलने का मौका था अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरा समय तो वो अपने माता पिता के साथ काम में ही व्यस्त रहती थी।
तो वो कहती हैं कि जो स्कूल था उनके लिए खेलने का क्या था, अपने दोस्तों के साथ खेलने का मौका था और वो उन सारी चीज़ों को सीखने का मौका था जो उनके पिताजी उनको नहीं सिखा सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पिताजी या मम्मी पापा हम लोगों को कभी नहीं सिखा सकते। जैसे दोस्तों के बीच में कैसे रहना है, जब तक दोस्त के बीच में नहीं रहेंगे वो पता नहीं चलेगा। या फिर साथ में खेलते कैसे हैं, तो जब तक दोस्तों के बीच में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं सीख सकते हैं। स्टिल आई वॉज मीडियोकर स्टूडेंट। मीडियोकर मतलब होता है कि जो बहुत ही मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो, औसत विद्यार्थी, एवरेज। तो वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। एवरी डे मदर वुड गिव मी 50 पैसा एज अ टिफिन मनी with which I bought small packets of dried fruits, चना and more pickles। अब आगे वो बताते हैं कि हर दिन उनकी माँ जो है वो 50 पैसे देते थे टिफ़िन मनी के रूप में, और जिसका इस्तेमाल वो क्या करते थे, तो चना को खरीदने में, ड्राइड फ्रूट्स को खरीदने में, या मोरे पिकल्स जो है वहाँ का फेमस जो है एक तरह का अचार है, उनको खरीदने में वो करते थे। एट होम द ओनली फूड अवेलेबल वाज वाट एवर वॉज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द डेज लंच। वो आगे बताती हैं कि घर पे उनके पास खाने के लिए सिर्फ वही बचा होता था जो दिन के लंच में खाने के बाद बच गया था, वही उनके पास बचा हुआ खाना होता था। समटाइम्स नॉट इवन दैट, और कभी कभी तो वो भी नहीं होता था, वो भी खाना ख़त्म हो चुका होता था। तो बेसिकली जो है मैरी कॉम हम लोग को ये बता रही हैं कि उनके यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली में थे। ड्यूरिंग द सीजन आई वुड climb a guava tree that grew behind the old church and eat my fill of ripe guavas after school। आगे वो बताती हैं कि जब समय आता था, जब मौसम आता था किसका, अमरूद का, तो वो क्या करती थी ना, अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाती थी, जो कहाँ था, जो पुराना वाला चर्च था उसके पीछे था, और वो उस पेड़ पे चढ़ जाते थे और पूरा पेट भर करके वो अमरूद को खा लेते थे। स्कूल के बाद, स्कूल छोड़ के नहीं, ऐसा नहीं था वह स्कूल से छोड़ करके, स्कूल से भाग करके और अमरूद खाने लग जाते थे, नहीं, स्कूल के बाद। In fact, my family and I often quelled our hunger with seasonal fruits that grew in the village। आगे वो बताती हैं कि वास्तव में उनका परिवार और वो प्रायः जो है अपना भूख किससे मिटाते थे, तो सीजनल फ्रूट्स से मिटाते थे जो कि गाँवों में उगता था। अब हम लोग उनके लाइफ का दूसरा पार्ट देखेंगे। 5 अगस्त 2012 my first bout was against Carolina Michalczuk of Poland। It was a special day for me, the birthday of my twins। It was an auspicious day for my inaugural entry to the Olympics। आगे वो बताती हैं कि 5 अगस्त 2012 को उनका पहला फाइट था किसके साथ, तो कैरोलिना मिसालजुक के साथ था, जो कहाँ की थी, पोलैंड की थी। आगे वो बताती हैं कि ये दिन 5 अगस्त 2012 उनके लिए काफ़ी खास दिन था, क्योंकि इस दिन उनके बच्चों का जन्मदिन था। 5 अगस्त 2012, और उनके 2 बच्चे थे, और वो क्या थे, ट्विंस थे। ट्विंस मतलब जुड़वा। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई जुड़वे हैं तो उनके सिर या हाथ या पैर एक दूसरे से जुड़े हुए ही हों। आगे वो बताती हैं कि ये बहुत ही शुभ दिन था ओलंपिक में एंट्री करने के लिए, क्योंकि एक तो क्या था, उनके बच्चे का भी उस दिन जन्मदिन था, तो इससे ज़्यादा शुभ दिन और क्या हो सकता है। इट वॉज कन्विंस्ड दैट नथिंग वुड गो रॉन्ग। कह रहे हैं कि ये मतलब वो मान चुकी थी कि उनके आज जो है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। So I quelled my nervousness at the vastness of the stage। This was the Olympics after all। तो आगे वो कहती हैं कि इसलिए उन्होंने अपने नर्वसनेस को शांत किया। क्वेल्ड मतलब शांत करना होता है। उन्होंने अपने नर्वसनेस को शांत किया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेज था, और उसके अलावा ये ओलंपिक्स था। नॉर्मली किसी बच्चे के हाथ में माइक दे दो और उसको स्टेज पे ना कुछ बोलने के लिए दे दो, तो वो क्या होगा, पूरा नर्वस हो जाएगा। और उसके अलावा ये क्या था, ये तो ओलंपिक था, बहुत बड़ा स्टेज था, तो उनका नर्वस होना तो जायज़ था। बट फिर भी उन्होंने अपने नर्वसनेस को कंट्रोल में रखा, ये कह करके कि उनके साथ कभी बुरा हो ही ना, आज तो कुछ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए आज क्या है, सबसे शुभ दिन है। आई रिगेन माई कंपोजर एंड आस्क्ड माई सेल्फ वाई आई नीडेड टू बी अफ्रेड। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सारे शक्ति को इकट्ठा की और अपने आप से पूछा कि उनको डरने की क्या ज़रूरत है। माई ओपोनेंट्स लाइक मी वुड हैव 2 hands 2 feet and 2 eyes। आगे वो कहती हैं, वो अपने आप को बताती हैं, अपने आप को समझाती हैं कि उनको डरने की क्या ज़रूरत है। उनके जो अपोनेंट्स हैं, उनके जो विरोधी हैं, वो थोड़ी ना 4 हाथ वाले हैं कि इनको हरा देंगे। उनके पास भी 2 हाथ ही हैं, उनके पास भी 2 कान ही हैं, उनके पास भी 2 पैर ही हैं, तो फिर डरना क्यों है। एज बिफोर एवरी अदर बॉट आई रिपीटेड माई मैजिक मंत्रा, I must win this bout, I must win। With that silent prayer I turn to my opponent। आगे वो कहती हैं कि as before every other bout,
कि वो कहते हैं कि हर एक बाउट मतलब पारी होता है, मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में जो राउंड होता है उसको बाउट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हर एक बाउट के बाद वो अपना जो मैजिक मंत्र था ना उसको रिपीट करती थी, और उनका मैजिक मंत्र क्या था? आई मस्ट विन दिस बाउट, कि ये जो पारी है उनको जीतना है, उनको जीतना है तो जीतना है। विद द साइलेंट प्रेयर आई टर्न टू माई अपोनेंट, और ये शांति मतलब बहुत ही ऐसा थोड़ी ना सबको सुना सुना के बोलेंगे, वो अपने मन में बहुत धीरे धीरे बोलती थी, और फिर वो अपोनेंट से फाइटिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाती थी, फाइटिंग नहीं बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाती थी। She turned out to be very strong. It was like hitting a concrete wall. Caught unawares at one point, I lost my footing and fell. आगे वो कहती हैं कि उनकी जो ओपोनेंट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। इट वॉज लाइक हिटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल, वो हिट कर रही थी, और सॉरी जब मैरी कॉम उनको हिट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था ना कि वो किसी दीवार को हिट करी। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? जो ईंटें, सीमेंट और गिट्टी से बना हुआ दीवार होता है उसको कॉन्क्रीट वॉल कहते हैं। तो वो जब अपने अपोनेंट को हिट कर रही थी तो उनको लग रहा था कि किसी दीवार को वो मार रही हैं। कॉट अनअवेयर्स एट वन पॉइंट आई लॉस्ट माई फुटिंग एंड फेल, और एक समय उनका जो है क्या कर सकते हो कि ध्यान खो जाता है, और फिर वो क्या करती है, और उनका जो पैर है मतलब वो गिर जाती हैं, उनका मतलब सही से बैलेंस नहीं बना पाती हैं और वो गिर जाती हैं। बट सी लैक्ड टेक्निक, आगे वो बताती हैं कि इतनी स्ट्रांग तो थी, कॉन्क्रीट वॉल की तरह तो थी, लेकिन वो क्या थी, उनके पास टेक्निक नहीं था। किसके पास नहीं था? उनके अपोनेंट के बाद। आई यूज स्किल एंड टैक्टिस एंड ड्रू अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सच स्ट्रांग बट रॉ बॉक्सर्स टू काउंटर हर अटैक्स। आगे वो कहती हैं कि जो उनकी अपोनेंट थी वो थी तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन उनके पास टेक्निक नहीं था, और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने टैक्टिक्स का, अपने तरीके का, अपने क्षमता का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अनुभवों का, उन सारे अनुभवों का जो उन्होंने रॉ बॉक्सर्स किसको कहते हैं? जो नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। तो उन सारे लोगों से मतलब वो जब सीखी थी उन्होंने, मतलब जब बचपन में क्या होता है कि ना कि जब आप किसी से लड़ते हो तो थोड़ी ना कोई बॉक्सिंग का रूल होता है, और उतना सारा वो काम भी करते थे जिनसे कि उनका शरीर जो है वो मजबूत हो गया था, और जिसके वजह से जो है वो उनके वार को, उनके अटैक्स को क्या कर रही थी? काउंटर कर रही थी, रोक रही थी। स्ट्रॉन्ग बट रॉ बॉक्सर्स टू काउंटर हर अटैक्स। I flung hooks at her head and emptied every bit of reserve stamina I had, but won the bout decisively. अब आगे वो कहती हैं कि वो हर बार क्या, फ्लंग मतलब होता है ऐसा तो उड़ाना होता है, बट यहाँ पे मारना है। वो हर बार क्या, फ्लंग्स हुक्स एट हर हेड एंड एम्प्टीड एवरी बीट ऑफ रिजर्व स्टेमिना आई हैड। वो कहती हैं कि हर बार जो वो उनके हेड पे हुक मार रही थी, और जितनी बार वो मारती थी उनके बाद उतने मतलब जब भी वो मारती थी तो उनके अंदर का जो स्टैमिना, रिजर्व स्टैमिना था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? ख़त्म हो रहा था। बट वॉन द बॉट डिसीवली 1904 I declared to the Indian media that had gathered there that was the first win as a gift to my sons. अब आगे वो कहती हैं कि उन्होंने उस बॉट को क्या किया? जीत लिया। कितने से? 19-4 से, मतलब 19 इनके पॉइंट थे और 4 उनके पॉइंट थे। I declared to the Indian media that had gathered there that this win was the first gift to my sons. अब वो जो है ना, जो जीतती हैं इस विनिंग को वो अपने जो है वो बच्चों को समर्पित करती हैं एज अ गिफ्ट के रूप में। जो भी वहाँ पे इंडियन मीडिया थी जो गैदर्ड हुई थी उनको देखने के लिए, तो जब उनको वो इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो विन है वो अपने बच्चों को देंगी, देती हैं गिफ्ट के रूप में। इट वॉज द फर्स्ट हर्डल क्रॉस्ड। आगे वो कहती हैं कि इट वॉज द फर्स्ट हर्डल क्रॉस्ड, मतलब उन्होंने पहली बाधा को क्या कर लिया था? जीत लिया था। माई सेकेंड बॉट ऑन 6 अगस्त अगेंस्ट मारुआ रहाली ऑफ तुनिशिया वॉज रिलेटिवली ईजियर। अब जैसे कहने का मतलब है कि जब ओलंपिक में बॉक्सिंग होता है तो अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग राउंड होता है, मतलब एक मैच हो गया फिर दूसरे मैच में दूसरा व्यक्ति रहेगा। कैसे क्रिकेट मैच में होता है कि आपको अगर कोई वर्ल्ड कप जीतना है या T20 मैच जीतना है, जैसे अभी IPL चल रहा है तो IPL में क्या, पहले 2 टीम, फिर अगले दिन दूसरी टीम, फिर अगले दिन दूसरी टीम, फिर लास्ट में जाके फाइनल होता है। तो इन द सेम वे ओलंपिक में भी होता है कि ओपोनेंट जो है वो हर मैच में चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने पहला हर्डल तो जीत लिया था, पहला अवरोध तो जीत लिया था, अब थी दूसरे की बारी। तो बताती हैं कि जो उनका दूसरा बैटल था वो 6 अगस्त को था, और किसके खिलाफ था? मारुआ रहाली, जो कहाँ की थी? तुनिशिया की थी। और वो कहती हैं कि इनसे जो फाइटिंग हुआ ना वो पहले वाले के मुकाबले जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर था। आई स्टार्टेड ऑफ ऑन द डिफेंसिव इन द फर्स्ट 2 राउंड्स बट वॉन देम ऑल द सेम। इन द थर्ड राउंड
I bounced back, going back to my pop bop style. I am sure Rahali was taken aback at the sudden change in pace. I won the bout 15-6. आगे वो बताती हैं कि स्टार्टिंग में जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव थी। क्या थी? काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव थी इन द फर्स्ट, पहले 2 राउंड में, बट वॉन देम ऑल द सेम। लेकिन वो 2 राउंड, पहले 2 में वो अटैक नहीं कर रही थी, पहले 2 में वो डिफेंड कर रही थी, बट फिर भी वो पहले 2 राउंड में जीत जाती है। जो तीसरा राउंड था ना, वो उसमें वो बाउंस बैक करती, मतलब तीसरे राउंड में वो डिफेंसिव नहीं थी, तीसरे राउंड में वो अटैकिंग मोड में आ गई थी और उन्होंने अपना कौन सा स्टाइल यूज़ किया? बॉप स्टाइल। तो बॉप स्टाइल क्या है? तो एक बॉक्सिंग का ही, एक फाइटिंग का ही स्टाइल है जिसमें अपने ओपोनेंट को क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। आई एम श्योर रहाली वॉज टेकन अबैक एट द सडन चेंज इन पेस। आई वॉन द अबाउट 15-6। वो कहती हैं कि जो रहाली थी, जो तुनिशिया की थी, वो शायद इस अचानक के चेंज से घबरा गई होंगी, वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पहले 2 राउंड में जो मैरी कॉम थी वो क्या थी? डिफेंसिव थी, और जो रहाली के साथ उनका मैच था वो क्वार्टर फाइनल था। अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। नॉट ओनली वॉज आई अ स्टेप क्लोजर टू द फाइनल्स, आई वॉज ऑल्सो नाउ assured of a medal। वो कहती हैं कि वो अब सिर्फ फाइनल के ही नज़दीक नहीं थी, बल्कि वो ये भी अश्योर थी कि वो क्या करेंगी? वो मेडल जीतेंगी। इफ़ नथिंग एल्स आई वुड रिटर्न होम विद अ ब्रॉन्ज मेडल। अगर वो फाइनल तक नहीं भी पहुँच पाई तो उनको क्वार्टर फाइनल में क्या होगा? ब्रॉन्ज मेडल, सेमीफाइनल में क्या होगा? सिल्वर मेडल, और जो फाइनल होगा उसमें गोल्ड मेडल। तो वो कहती है कि अगर कुछ नहीं भी जीत पाई तो अगर वो क्वार्टर फाइनल तो वो जीत गई हैं, तो इनको ब्रॉन्ज मेडल तो मिल ही जाएगा। यस आई वांटेड गोल्ड, लेकिन उनको गोल्ड चाहिए था। बट एटलीस्ट आई वुड नॉट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। वो कहती हैं लेकिन फिर भी वो खाली हाथ नहीं लौटे। विद ओनली अ डे ऑफ रेस्ट आई वॉज अगेंस्ट एडम्स ऑन 8 अगस्त। कहते हैं जैसे 5 को उनका पहला मैच था, 6 को उनका दूसरा मैच था, तो फाइनल मैच के लिए, सेमीफाइनल मैच के लिए जो है उनको सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला, 7 को, और 8 अगस्त को उनका सेमीफाइनल था। किसके साथ? एडम्स के साथ। रिमेंबर दैट इट वाज एडम्स हु हैड बीटेन मी इन द क्वालिफायर्स। आगे वो कहती हैं कि एडम्स वही हैं जो क्वालिफायर्स में मैरी कॉम को हरा दी थी। ओलंपिक में भाग लेने से पहले बहुत सारे क्वालिफायर्स मैच होते हैं, उनमें जिनका स्कोर अच्छा होता है उन्हीं को मौका मिलता है ओलंपिक्स में खेलने का। तो क्वालिफायर्स में जो एडम्स, उन्होंने क्या किया था? मैरी कॉम को हरा दिया था और उन्हीं के साथ उनका सेमीफाइनल था। शी वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दैन मी, हैविंग वर्कड हर वे डाउन फ्रॉम अ हायर वेट कैटेगरी टू फाइट इन द 51 kg क्लास। आगे वो कहती हैं कि जो एडम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा मतलब हट्टी कट्टी थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी थी। having worked her way down from a higher weight category to fight in the 51 kg class। और उन्होंने क्या किया था? वो कौन से एक हायर कैटेगरी से फाइट करने के लिए आई थी? कौन सा? 51 kg क्लास। 51 kg क्लास कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी बॉक्सिंग होती है तो उसमें बॉडी वेट के हिसाब से होता है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 kg है तो उसको 51 kg के वाले के साथ थोड़ी ना फाइट करा सकते हैं, नहीं, कम वाले के साथ, जो जिसका वजन 51 kg है उसी के साथ करवाएंगे। तो वही वो बता रही हैं कि वो फ्रॉम अ हायर वेट कैटेगरी टू फाइट इन द 51 kg क्लास। तो वो क्या की थी ना, जो एडम्स थी वो एक हायर वेट कैटेगरी की थी, लेग फाइटर थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था? अपना वज़न कम करके वो 51 kg की क्लास में आई थी। ये बात तो वही हो गया ना कि अगर कोई 10 क्लास का बच्चा है और वो जानबूझ करके फेल हो जाए, 8 क्लास में आ जाए ताकि वो फर्स्ट रैंक ले आए, तो इन द सेम वे जो एडम्स थी उन्होंने भी किया था कि उन्होंने अपना वेट को पुट डाउन किया था ताकि वो 51 kg के क्लास में फाइट कर सकें। अब सपोज करो कि अगर 10 का कोई भैया या दीदी आपके क्लास में आ गए तो क्या होगा? वो तो हमेशा फर्स्ट ले आएंगे ना, भले ही वो फेल वहाँ से हो करके वहाँ से आए हैं। आई वॉज वेयरिंग रेड, शी ब्लू। आई हैड प्लेड अगेंस्ट हर एंड न्यू दैट शी हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट। आगे वो कहती हैं कि जो एडम्स थी वो ब्लू कलर का पहने हुई थी और जो मैरी कॉम थी वो रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, जो बॉक्सिंग का ड्रेस होता है। आई हैड प्लेड अगेंस्ट हर एंड न्यू दैट शी हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट। क्योंकि उन्होंने पहले ही मैरी कॉम ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में बड़ी भी थी, तो वो कहती हैं कि उनको पता था कि जो एडम्स है उनको फ़ायदा मिलेगा किसका? हाइट का। ऑब्वियसली अगर एक 5 फीट का बच्चा है और उसके सामने कोई 3 फीट का बच्चा रख देंगे तो वो तो ऐसा ही जीत जाएगा ना। तो वही वो बता रही हैं कि जो एडम्स थी उनके पास हाइट का एडवांटेज था, इस बात को मैरी कॉम बहुत अच्छे से जानती थी। हर रीच वॉज मच बेटर दैन माइन।
बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स होता है ना वो पंचिंग के मिलते हैं जब फेस पे पंचिंग होता है। तो जो एडम्स थी वो तो बहुत ही आसानी से जो है मैरी कॉम के फेस तक पहुंच जाती, लेकिन मैरी कॉम को अगर एडम्स के फेस को अगर हिट करना है तब तो वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। Being the shorter, smaller boxer, I did most of the attacking, but try as I might, I could not get close enough to hit. वो कहती हैं कि चूंकि वो हाइट में थोड़ी छोटी थी उनके मुकाबले और स्मॉलर बॉक्सर भी थी, चूंकि वो हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आई थी एडम्स और ये तो उसी कैटेगरी की थी, इसलिए इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत कोशिश करती हैं अटैक करने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं पहुंच पाती हैं उनको अटैक करने के लिए। मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट्स एंड नॉट अफ्रेड टू फेस हर। आगे वो कहती हैं कि मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट्स, कि मेंटली रूप से वो प्रिपेयर थे, लेकिन वो डर एंड नॉट अफेयर टू फेस हर। मेंटली रूप से वो प्रिपेयर थे कि उनको फेस करने से कोई डर नहीं है, भले वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो मैरी कॉम के मुकाबले, लेकिन फिर भी उनको कोई डर नहीं लग रहा था। बट फिजिकली आई वॉज नॉट इन माई बेस्ट फॉर्म। दो चीज़ें होता है, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। दोनों को समझिए। आपका तबीयत खराब है बट फिर भी आप खेलने जा रहे हो क्योंकि आपका मन है, आपको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा खेल सकते हो, दिस इज मेंटली स्ट्रांग, बट आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, दिस इज फिजिकली वीक। तो वही वो कहती हैं कि मानसिक रूप से तो वो तैयार थी बट शारीरिक रूप से वो अच्छे फॉर्म में नहीं थी। द फर्स्ट बॉट अगेंस्ट कैरोलिना हैड टेकन अ टॉल ऑन मी। आगे वो बताती हैं कि जो उनका पहला पारी था ना कैरोलिना के साथ, तो वो उनका काफ़ी ज़्यादा उसमें उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी और उनका भले ही ट्यूनीशिया वाले के साथ उनका जो है थोड़ा सा आसान हो गया था, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और रेस्ट भी उनको नहीं मिला था। माई बॉडी फेल टाइट एंड स्टिफ। टाइट एंड स्टिफ कहने का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो काम करने से क्या होता है कि कोई किसी जगह का मसल अगर बहुत ज़्यादा हिट होता है, टारगेट होता है, तो मसल जो है टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो जाता है और उसमें क्या होगा, फिर पेन होगा। तो वही वो कहती है कि उनका जो बॉडी था ना वो बॉडी फेल टाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, स्टिफ मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर हो चुका था। अब कठोर वो मजबूत वाला कठोर नहीं, मतलब जगह जगह जो है ना उनका मतलब मसल्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गया था। माई मूवमेंट्स एंड माई फिट वर स्लोअर दैन यूजल। उनके जो मूवमेंट्स थे उनके हाथों के, उनके पैरों के, वो जितना वो फास्ट करते तो उनसे काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा था। आई फॉट डेस्परेटली बट सी वॉन 11-6। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ाइट करती हैं, लेकिन फिर भी जो एडम्स होती हैं वो कितने से जीत जाती है, 11-6 से जीत जाती, मतलब उनका पॉइंट था 11 और मैरी कॉम का था 6। I was devastated, but I also knew that I could not have tried harder, that I had left no stone unturned. आगे वो कहती हैं कि वो इससे निराश थी, लेकिन वो ये जानती थी कि वो इससे I could not have tried harder, कि वो इससे ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकती थी। I had left no stone unturned. No stone unturned कहने का मतलब होता है कि उन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाई। आई हैड गिवन इट माई बेस्ट। आगे वो कहती है कि उन्होंने अपना इसमें क्या किया, सबसे बेस्ट दिया। एज फार एज आई वॉज कंसर्न आई हैड बीन ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। दो चीज़ें हैं, आपने एक सुना होगा मूवी में एक डायलॉग होगा, कौन सी मूवी, हैप्पी न्यू ईयर में, कि हारो तो हारो बट मगर इज्जत मत उतारो। इसका मतलब क्या था कि आप भले हार जाओ, लेकिन जब कभी भी अपने आप को शीशे में देखो, आईने में देखो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जो है मेहनत नहीं किया था। तो इन द सेम वे जो मैरी कॉम है वो भी कहती हैं, वो अपने आप को जितना समझा सकती थी वो कहती हैं कि उन्होंने अपने साथ जो है बहुत अपना बेस्ट दिया। वो नहीं जीत पाई, वो अलग चीज़ है। आई कुड नॉट हैव डन मोर, और वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी। एज आई लेफ्ट द हॉल द स्पेक्टेटर्स गेव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन। और जब वो उस हॉल से बाहर निकलती हैं, जब वो हार जाती हैं, तो जितने भी दर्शक थे हार जाने के बावजूद भी जो है मैरी कॉम को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। स्टैंडिंग ऑडिशन नहीं देते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मतलब खड़े हो करके उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको बधाई देते हैं। सोच लो, हार जाने के बाद भी, इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली उनसे फाइट किया होगा। तो आपको इस स्टोरी से सीखने को क्या मिला कि अगर आप घर में भी काम करते हैं तो आप उनसे सीखिए कि मैरी कॉम जो है वो कितना ज़्यादा काम करती थी, कितना ज़्यादा संघर्ष करती थी, और उनको इन संघर्षों का उनके रिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला अपने अपोनेंट से फाइट करने में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।